इतने गंदे नंबरों से पास हुए हो तुम? हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 12th क्लास में तुम्हारी हालत है, तुम आगे क्या करोगे? छोड़ दो छोरियों के चक्कर, पढ़ना लिखना चालू कर दो। नमस्कार मित्रों, मैं सभी भाभी कंपनी सेक्रेटरी का स्वागत करता हूं। आ जाओ जल्दी से, सीआरपीसी खेलते हैं, है ना? तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे कि हमारी प्रैक्टिस है, पहले हम रिवाइज करेंगे लास्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था उसे रिवाइज करेंगे। तो गुरु हमने पढ़ा था समन दो पर्पस से होते हैं, समन फॉर अपीयरेंस, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। वारंट भी दो पर्पस से होते हैं, सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट। दोनों का मोड ऑफ एग्जीक्यूशन अलग होता है बस, बाकी दोनों में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट एक ही है। समन में हम एक्यूज को बोल देते हैं आजा भैया, ले आ भैया। वारंट के अंदर हम पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं उठा ला भैया, लेकर आ भैया। बाकी दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही होता है कि एक्यूज्ड को या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और चीजों को कहां लेकर आया जाए, कोर्ट के अंदर लेकर आया जाए। दोनों का ऑब्जेक्ट यही होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था सेक्शन 106 और 107, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। तो 106 में हमने पढ़ा था अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा रहा है, क्यों? उसने 106 सबसेक्शन 2 वाले ऑफेंस किए हैं इसलिए। तो कन्विक्शन के साथ, सजा सुनाने के साथ साथ मजिस्ट्रेट उसे बोल सकता है भैया बॉन्ड भर के दे भैया। कितने साल का? मैक्सिमम 3 साल का। क्या मतलब? जेल से बाहर आने के बाद अगले 3 साल तक ऐसी कोई भी गुल तो नहीं खिलाएगा जिससे जन शांति क्या हो जाती हो, भंग हो जाती हो, पब्लिक पीस क्या हो जाती हो, डिस्टर्ब हो जाती हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाती हो, ब्रीच ऑफ पीस हो जाता हो। ऐसा कोई काम नहीं करने का मांगता। फिर हमने देखा था लेकिन अगर उसने अपील करी और अपील का डिसीजन उसके फेवर में आया, अपील का डिसीजन उसके फेवर में आया मतलब अपील में कोर्ट ने उसकी सजा खत्म कर दी, तो गुरु बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा। 107 हमने पढ़ा था कि 107 के केस में अभी तक उसने कुल गुल खिलाया नहीं है, लेकिन वो गुल खिलाने वाला है। तो पहले ही, गुल खिलाने से पहले ही हम उसे क्या कर लेंगे? शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। उसको बोलेंगे भैया हमें लग रहा है भैया तू गुल खिलाने वाला है, तू ऐसा कोई गुल खिलाएगा जिससे ब्रीच ऑफ पीस होगी, तू ऐसा कोई गुल खिलाएगा जिससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब होगी। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। और हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो तू हमसे प्रॉमिस कर, 1 साल का प्रॉमिस कर, बॉन्ड भर के प्रॉमिस कर कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो या पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती हो। यहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर वो अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ा था कि 5 या ज्यादा पर्सन जो है उन्हें हटाने के लिए डिस्पर्सल के लिए बोला जा सकता है। डिस्पर्सल मतलब अलग अलग हो जाना। एंड पुलिस ऑफिसर की नहीं मान रहे हो, वो सिविलियन की हेल्प ले सकता है। भाई उनसे भी नहीं निपट रहा है तो हम किसको लेकर आएंगे? आर्मी वालों को। और आर्मी वाले बहुत मारते हैं, आपको तो आइडिया होगा इस चीज का। अगला हेडिंग हमें दिया हुआ है पब्लिक न्यूसेंस। ये न्यूसेंस क्या है? ये न्यूसेंस मतलब एनीथिंग विच इज इंजूरियस, ऐसा कुछ भी जो हार्मफुल हो। मैं सेहत के लिए बहुत हानिकारक हूं, ये डायलॉग याद है तुमको? बस वही जो किसी की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो वो कहलाता है न्यूसेंस। यार न्यूसेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए ही वो हार्मफुल है, सबके लिए नहीं है। पब्लिक न्यूसेंस मतलब सोसाइटी एट लार्ज के लिए वो हार्मफुल है, वो सबके लिए नुकसानदायक हो सकता है, सबके लिए। तो ये 2 वर्ड समझना। पहला, न्यूसेंस का मतलब समझ में आया? न्यूसेंस मींस एनीथिंग विच इज इंजूरियस, ऐसा कुछ भी जो हार्मफुल है। अब अगर वो किसी 1 पर्सन के लिए या 1-2 पर्सन के लिए तो वो प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा। अगर वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए है वो पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा। जैसे हमारी एग्जाम चल रही है, हमारा मन पढ़ने में वैसे भी नहीं लग रहा है, एंड पड़ोस के घर से ढिंचक ढिंचक की आवाज आ रही है, एकदम मस्त गाने बज रहे हैं, वो रात को भी 12 बजे भी एकदम फुल साउंड पर गाने बजा रहा है। क्यों? भाई की एग्जाम खत्म हो गई है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, हम तो वैसे भी नालायक हैं, हम तो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं लग रहा है। अब उसका गाना बजाना केवल मेरे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए हार्मफुल है, वो प्राइवेट न्यूसेंस है। लेकिन कोई रात को 12 बजे लाउड स्पीकर पे एकदम तेज गाने बजा रही है और उससे कई सारे व्यक्ति अफेक्ट हो रहे हैं, सो ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये पब्लिक न्यूसेंस है। ये एग्जांपल दिया मैंने, जरूरी नहीं है हर बार गाना ही बजे, ये एग्जांपल दिया मैंने, है ना? तो हम
अब पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट के पावर। काहे के पावर? मजिस्ट्रेट के पास पावर होते हैं कि वो न्यूसेंस को हटाने के पर्पस से, न्यूसेंस को रिमूव करने के पर्पस से गुरु ऑर्डर दे सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है न्यूसेंस हटाने का, तो भैया हटाना मांगता, नहीं हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सेक्शन है 133। सेक्शन 133 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होते हैं कि ये इतने तरह के, कितने, अरे ये 5 तरह के जो न्यूसेंस दिए ना, इन्हें हटाने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। इन 5 तरह के न्यूसेंस को हटाने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। चलिए देखिए। पहला, कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शंस है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हर्डल, बाधा या न्यूसेंस है जो किसी पब्लिक प्लेस पर पड़ा हुआ है, जो किसी पब्लिक वे, रिवर, चैनल जो है वहां पर पड़ा हुआ है और वो उस पब्लिक वे को अफेक्ट कर रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका, अबे वो सीए आया था ना, तो वो शाहीनी बाग के अंदर, दिल्ली के अंदर धरना देकर बैठ गए थे ना, पब्लिक प्लेस को उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था। पब्लिक प्लेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था मतलब, अरे यार रोड के ऊपर बैठ गए हैं, वहां से आने जाने नहीं दे रहे हैं किसी को, और इसके कारण लोगों को बहुत घूम घूम कर आना पड़ रहा था। वो क्या था? अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शंस था। केजू अंकल अगर चाहते तो बिल्कुल उसे हटाने के लिए आदेश दे सकते थे, मजिस्ट्रेट के थ्रू हटवा सकते थे, बिल्कुल सब कुछ कर सकते थे। बट केजू अंकल को तो पॉलिटिक्स खेलने से फुर्सत नहीं थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसी तरह से अगर कोई पब्लिक रोड है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है जहां लोग बाग बैठ गए हैं, जरूरी नहीं है लोग बाग, वहां ऐसा कुछ भी पड़ा है जो आने जाने वालों को दिक्कत दे रहा है, तो उसे हटाने के ऑर्डर कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट दे सकता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति को ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर रहा है एंड उसने जो गुड्स, मर्चेंडाइज रखे हैं वो इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए, कम्युनिटी की। क्या मतलब? अरे यार कोई बिजनेसमैन, ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, है ना, कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, कोई प्रोफेशन वगैरह कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब जिस गुड्स को वो बेच रहा है वो गुड्स ऐसा है कि कंज्यूम करने पर, यूज करने पर ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग क्रिएचर के लिए, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अरे यार आपने गौर किया होगा, अगर आपके पास बचपन की यादें हो तो हमारे घर के बाहर भी, कॉलोनी के अंदर भी फायर क्रैकर्स की दुकान लगा करती थी, फटाके की दुकान लगा करती थी। अरे फटाके फोड़ने वाले बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि सिटी के अंदर दुकान हुआ करती थी और एक्सीडेंट हुआ जाया करते थे, हम घर के अंदर ही फटाके चला रहे हैं या रोड पे फटाके चला रहे हैं, एक आध चिंगारी उधर जाकर लगती थी, सब कुछ निपट जाता था। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बोले क्या, फटाके की दुकान, फायर क्रैकर की दुकान सिटी के बाहर लगेगी, ओपन मैदान के अंदर लगेगी, जहां पर लोग रहते नहीं हो वहां लगेगी। क्यों यार? वो चीज नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे एसिड को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि वो पागल सिलफिरे लोग लोगों के चेहरे पर एसिड फेंक फेंक कर उनका चेहरा जला रहे हैं। प्यार करो हमसे जबरदस्ती, नहीं तो एसिड फेंक देंगे, अब छोड़ चल। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम वही बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कोई ट्रेड कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति कोई ऑक्यूपेशन कर रहा हो एंड उसके अंदर जो गुड्स, मर्चेंडाइज, जो आइटम, आर्टिकल वो यूज कर रहा है वो हार्मफुल है। जैसे दीपावली पर होता है ना, मिठाइयों की दुकान पे छापा मारा जाता है, वहां सड़ा हुआ मावा पकड़ा गया, उस मावे की मिठाई बनाकर लोगों को खिलाया जाता है, तो यह हार्मफुल है ना। जैसे वो पाउच के अंदर पानी मिलता है, बॉटल के अंदर पानी मिलता है, तो पुलिस ऑफिसर जाकर वहां सर्च मारता है ना, वहां देखते हैं कि आज मान लो 2 दिसंबर है तो पाउच के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है 25 दिसंबर और पाउच आज ही बनकर तैयार है। तो ये क्या है यार, 2 दिसंबर को तेरे पानी भरा और पानी भरने की डेट उसमें 25 दिसंबर डाल रखी है, गलत है। तो ऐसी कई सारी चीजें आती है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो गुरु उसे हटाने का ऑर्डर कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट दे सकता है। फिर कोई भी बिल्डिंग वगैरह है, जैसे आपने पेपर के अंदर पढ़ा होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेंजरस प्रीमाइसेस पॉइंट आउट की जाती है। बोले यार ये क्या होती है? बोले वो प्रीमाइसेस जो जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर जाएगी और उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, अगर वो प्रीमाइसेस गिरी वो भी मर जाएंगे। चलो वो बिल्डिंग खाली पड़ी है लेकिन इतनी खराब हालत में है कि कभी भी गिर जाएगी, तेज हवा से, तेज बारिश पानी से गिर जाएगी,
अबे गिर जाएगी तो क्या हो गया, लेकिन मान लो अगर वो प्रीमाइसेस सिटी एरिया के अंदर है और वहां से लोग बाग गुजर रहे हैं, तब वो प्रीमाइसेस एकदम गिर जाती है तो लोग बाग को नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो हम वही तो बोल रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, जिससे जिससे क्या कॉन्फ्लिग्रेशन मतलब ग्रेट एक्सप्लोसिव फायर निकल सकती है, एक्सप्लोजन निकल सकता है, या कोई बिल्डिंग है, टेंट है, स्ट्रक्चर है जो पब्लिक प्लेस के पास है, जो हार्मफुल हो चुका है, उसे हटाने के ऑर्डर देंगे ना। फिर कोई डेंजरस एनिमल है जिसे कैद करना जरूरी है, जैसे शर्मा जी हैं, सांप पाल के बैठे हैं और वो सांप आए गए निकल जाता, अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ चला जाता है दूध पीने के लिए, नहीं रे डसने के लिए। या हमारे अजीत साहब हैं, उन्हें शेर पालने का शौक है, उन्होंने लॉयन पाल रखा है, और अपना वो घातक में था ना कात्या, उसके पास थे ना छोटे छोटे से। अबे तो वो अलाउड थोड़ी है, मूवी में दिखा दिया वो बात अलग है, अलाउड थोड़ी है। तो अगर किसी पर्सन के पास ऐसा कोई जानवर है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, सही सोच रहा हूं मैं, आप ये बोल रहे हो ना, मेरे पास भी एक जानवर है, मेरा विस्की, लेकिन वो डेंजरस नहीं है, वो बहुत क्यूट बच्चा है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, जब तक कि आप उसे छेड़ोगे नहीं वो कुछ करता नहीं है। लेकिन किसी के पास अगर इस तरह का जानवर है जो नुकसान पहुंचा रहा है सोसाइटी को या पहुंचा सकता है, तो गुरु पहुंच जाओ मजिस्ट्रेट के पास, बोलो मजिस्ट्रेट को हटवाओ भैया इसे, ये सोसाइटी के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। हटवा देंगे यार, कैसी बात कर दी, बिल्कुल हटवा देंगे। तो ये पढ़ा हमने सेक्शन 133। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। बच्चों, प्रिवेंशन मतलब क्या पढ़ा था हमने, रोकना। और किसी चीज को रोकोगे कब, होने के पहले या बाद में, कैसी बात कर दी, पहले रोकेंगे ना, सही पकड़े हैं। तो कोई व्यक्ति ऑफेंस करने वाला है, अभी तक उसने ऑफेंस किया नहीं है, उससे ऑफेंस करने से रोकना मींस प्रिवेंशन ऑफ एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। बोले ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, कौन चलाता है, पुलिस ऑफिसर, किस खुशी में, हाँ सही पकड़े हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। तो इस सेक्शन के अंदर पुलिस ऑफिसर के पावर दिए हैं, काहे के पावर दिए हैं, इस सेक्शन के अंदर पुलिस ऑफिसर को बोला है कि उसे नॉलेज होता है, उसे इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, किया नहीं है। जैसे मालूम पड़ा 4 लोग हैं डकैती डालने की, बैंक लूटने की, एटीएम लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, दे आर डिजाइनिंग टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस ऑफिसर क्या बोलेगा, अबे हो जान दे ऑफेंस, हम तो मूवी के हीरो की तरह एंड टाइम पर एंट्री मारेंगे जब वो चोरी करके भाग जाएंगे। नहीं, गंदी बातें नहीं करनी अपने को। तो सीधी सी बात है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है, अगर उसे मालूम पड़ा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो उसे होने से रोके, तभी तो प्रिवेंशन कहलाएगा। अरे होने के बाद रोकने के लिए थोड़ी गए हैं, होने के बाद तो उसे पकड़ने के लिए गए हैं, हम पहले ही पकड़ लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में ऑफेंस भी नहीं होगा और ऑफेंडर भी हमारी मुट्ठी के अंदर होगा। एंड जब हमने उसे अरेस्ट कर लिया तो फिर अब इन्वेस्टिगेशन करना है। काहे की इन्वेस्टिगेशन भाई, तो बोले इन्वेस्टिगेशन करके हमें उसके अगेंस्ट एविडेंसेस कलेक्ट करना है। मैंने सेक्शन का पर्पस बताया, अब हम सेक्शन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। देखें सेक्शन कौन सा है, 149, जो पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज करता है। क्या ऑथोराइज करता है, कि अगर पुलिस ऑफिसर को यह मालूम पड़ता है कि कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की प्लानिंग हो रही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस याद था ना, जिसमें ऑफेंडर कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। तो उस ऑफेंस को रोकने के पर्पस से, प्रिवेंट करने के पर्पस से पुलिस ऑफिसर जाकर इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा और उन व्यक्तियों को क्या कर सकता है, अरेस्ट। चलो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। 149 अथोराइजेज अ पुलिस ऑफिसर टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी, बोलो क्या आएगा, हाँ सही पकड़े हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना। अगर पुलिस ऑफिसर को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, काहे की डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस। डिजाइन टू कमिट मतलब प्लानिंग टू कमिट, योजना बनाई जा रही है, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि पुलिस ऑफिसर ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, तो बोले यार उसका जो सुपीरियर है ना, जो उसकी बड़ी अथॉरिटी है ना, जिसकी ऑफेंसेस को रोकने की पर्पस से काम करने की ड्यूटी बनती थी, तो उस सुपीरियर अथॉरिटी को बता देगा
या अदर ऑफिसर्स को बता देगा जिसकी ड्यूटी बनती है उस तरह के ऑफेंस रोकने की। खुद की ड्यूटी बनती है तो खुद काम कर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। सही बोला। एंड विदाउट जल्दी बताओ क्या? हाँ, वारंट। सही पकड़े हैं। अगर बिना इसके वो ऑफेंस होना रुकेगा नहीं, तो अगर हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया तो वो तो ऑफेंस कर देगा। तो उसे ऑफेंस करने से रोकने के पर्पस से हम क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएंगे, हम बिना वारंट के ही उसे जाकर क्या कर लेंगे? अरेस्ट। वैसे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो बिना वारंट के हम उठा ही सकते हैं ना उसको। फिर हमने पढ़ा था जिस भी पर्सन को हम अरेस्ट करते हैं मैक्सिमम कितने घंटे में? बताओ बताओ बताओ। सही पकड़े हैं। 24 आवर्स के अंदर उसे हमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ता है। अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट उसे सजा देने का राइट नहीं रखता है तो भी वो उसकी कस्टडी को 15 दिन तक के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन उस मजिस्ट्रेट के पास अगर हम ले जाते हैं जो उसे सजा देने का राइट रखता है तो वो मजिस्ट्रेट 60 दिन तक के लिए उसकी कस्टडी बढ़ा सकता है गुरु। तो बस वही लिखेला, बिल्कुल लिखेला। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। पहले हेडिंग समझते हैं। इंस्पेक्शन मतलब चेक करना, ठीक है। किस चीज को चेक कर रहे हैं? वेट्स एंड मेजर्स को। अब बोले ये क्या बला है? वेट्स एंड मेजर मतलब वो इक्विपमेंट जिनकी हेल्प से हम किसी भी चीज का वेट करते हैं, हम किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं। जैसे वेइंग मशीन हो गई। अरे यार, हम डेली लाइफ के अंदर जो भी चीज खरीदने जाते हैं वो सब वेट एंड मेजर करके ही तो हमें दी जाती है। हम सब्जी खरीदने जाएंगे, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, जितनी भी खरीदी वेट करके दी जाएगी। हम दूध लेने जाएंगे तो 100 ग्राम, आधा लीटर, 1 लीटर, जितना भी है हमें मेजर करके दिया जाएगा। हम पेट्रोल लेने गए हैं, मेजर करके दिया जाएगा। हम हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने के लिए गए हैं तो शर्ट का कपड़ा भी वो मेजर करके देगा आपको इंच टेप से। और हम मकान बना रहे हैं तो मेजरमेंट से होता है। हमारी डेली लाइफ में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं गुरु, सब कैसे होते हैं? मेजरमेंट से ही होते हैं। सब में वेट्स एंड मेजरमेंट लगता ही है। बोले ठीक यार, तो जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं सब में वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट का खतरनाक रोल होता है। जैसे आप लेक्चर में तो टाइम देख देख के पढ़ते हो, वो भी तो मेजरमेंट ही है। अब हमारे डेली लाइफ के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब में वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज होते हैं। 1 किलो है, लीटर है, ये सारे वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज होते हैं। चलो अब तो वो बाट नहीं आते जो पहले होते थे, अब तो वेइंग मशीन हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन हो गई है। लेकिन फिर भी गुरु, वो सब्जी वाला तो पत्थर को ही 1 किलो का बाट मान के निपटा देता है। हम भी उस पर भरोसा करके ले आते हैं, पत्थर 1 किलो का ही है ना। अब होता क्या है, 1 किलो में कितने किलोमीटर होते हैं? का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। 1 किलो में किलोमीटर नहीं होते हैं, ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 10,000 ग्राम, कितने होते हैं? अच्छा, 1 लीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? अच्छा, किलोमीटर नहीं होते हैं, 1 लीटर में किलोग्राम क्या होता है? क्या है मतलब, तुमको मालूम है ना? तो सीधे सीधे से हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भैया, 1 किलो में जितने ग्राम होते हैं वो होना ही चाहिए। 1 लीटर में जितने मिलीलीटर होते हैं, जितने लीटर होते हैं वो होना ही चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा? तो बोले यार, गवर्नमेंट ने वो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट जो होते हैं उनके स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं। उनके जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं, तो मैं जो वेइंग मशीन यूज करूंगा वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आप जो वेइंग मशीन यूज करोगे गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सारी चीजें गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब होता क्या है, लोग बाग इसमें चोरी चकारी करते हैं। कैसे चोरी चकारी करते हैं कि भाई 1 किलो के अंदर 900 ग्राम ही वजन दे रहे हैं आपको। आपने अगर नायक मूवी देखी हुई अनिल कपूर की, तो वो जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान थी, सरकारी अनाज वाली दुकान थी, उस पर जाता ना छापा मारने, उसमें वो वर्ल्ड कप लेकर आता है। वर्ल्ड कप मतलब समझ में आया कि भाई वो 1 लीटर का जो केन था उसका पेंदा नीचे से ऊपर कर रखा है, बाहर से तो वो इतना बड़ा दिख रहा है बट उसका बॉटम अगर अप कर रखा है, बॉटम अप, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो पूरा वजन नहीं देगा आपको। सबसे ज्यादा वेट्स एंड मेजरमेंट की चोरी कौन करता है? बताओ बताओ बताओ। सही पकड़े हैं, पेट्रोल पंप वाले। पेट्रोल पंप, अरे आपकी आंखों के सामने वजन मार देता है वो, आप कितना भी कोशिश कर लो वो निपटा ही देता आपको। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर
अगर पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन मिलती, खुफिया सूचना मिलती है, क्या खुफिया सूचना मिलती है कि भाई एक पर्सन जो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है, उसकी दुकान के अंदर जो भी गुड्स सर्विसेज अवेलेबल कराई जा रही है वेट्स एंड मेजरमेंट के थ्रू, वो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट फॉल्स हैं। फॉल्स मतलब झूठे हैं। क्या उन्होंने झूठ बोलना चालू कर दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फॉल्स है मतलब जो लॉ ने स्टैंडर्ड बनाया था वेट्स एंड मेजरमेंट का, लॉ के अंदर जो स्टैंडर्ड था वेट्स एंड मेजरमेंट का, वो उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हैं, वो उस स्टैंडर्ड का वायलेशन कर रहे हैं। ऐसी खबर आई है भैया किसके पास? पुलिस ऑफिसर के पास। तो पुलिस ऑफिसर के पास फिर ये राइट है, बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के वो उस व्यक्ति के प्लेस पर जा सकता है, वहां चीजों का इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उसे लगता है हाँ भैया इसने जो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज किया ना ये फॉल्स है। फॉल्स है मतलब गवर्नमेंट ने वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट का जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड के वो अगेंस्ट है। अगर ऐसा है तो वो उन वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट को सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा, एंड जब्त करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा, एंड फिर जैसा फर्दर आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है वैसा होगा। ये मैंने आपको पूरा प्रोविजन बता दिया। अब हम जो नोट्स के अंदर लिखा है उससे देख लेते हैं। पहला, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट बोलो बोलो क्या भरू मैं? समन नहीं यार, वारंट। तो विदाउट अ वारंट एंटर एनी प्लेस विद इन लिमिट ऑफ सच स्टेशन, मतलब वो अपने जुरिस्डिक्शन वाले में ही जा सकता है। जैसे इंदौर वाला है ना, तो इंदौर में जितने एरिया का उसके पास ठेका है ना भैया, उस ठेके तक ही जा सकता है। ठेका मतलब एरिया, मतलब ठेका वाला वो वाला ठेका नहीं है ना। फिर क्या बोला है कि इंस्पेक्शन करने के पर्पज से वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट का, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वहां अगर ही हैज रीजन टू बिलीव दैट देयर आर इन सच प्लेस एनी वेट्स एंड मेजरमेंट फॉर वेइंग विच आर कैसे हैं? हाँ झूठे हैं, फॉल्स हैं। एंड अगर उसे लगता है तो फिर वो क्या कर सकता है? उन वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट को सही पकड़े हैं सीज कर लेगा, है ना। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे। क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है? सुनो, जैसे पुलिस ऑफिसर को इंटीमेशन मिलती है, क्या इंटीमेशन मिलती है कि शर्मा जी जो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो फॉल्स हैं। पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के पहुंच गया, उसने देखा सारे इक्विपमेंट फॉल्स थे, उसने बिना वारंट के ही सारी चीजों को सीज कर लिया, शर्मा जी को भी अरेस्ट कर लिया, उठाकर जेल में डाल दिया बिना वारंट के। क्या पुलिस ऑफिसर का एक्शन वैलिड है? बताओ 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 बताओ। नहीं, तुमने ढंग से नहीं समझा या तो फिर क्या पुलिस ऑफिसर का एक्शन वैलिड नहीं है? क्यों? वो बिना वारंट के सर्च कर सकता है, चीजों को सीज कर सकता है, बट गुरु मैंने कहीं नहीं बताया कि वो ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। यहां अरेस्ट करने का तो मैंने कहीं नहीं बताया। तो मन से कर लोगे अरेस्ट? क्यों भैया भलते ही? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बोला है कि वो जो फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट है वो नहीं सीज किया जा सकता है, तो उन्हें सीज करना। उस व्यक्ति को तू हाथ नहीं लगा सकता जब तक तेरे पास वारंट ना हो, क्योंकि यहां वारंट के बिना आप इंस्पेक्शन एंड सर्च कर सकते हो एंड चीजों को सीज कर सकते हो, और अरेस्ट करने की नहीं बोली भैया। यही ऐसी छोटे छोटे पॉइंट में तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछ मारते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। तो भैया कॉग्निजेंस का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या? लीगल ऑन रिकॉर्ड लेना, टेक समथिंग लीगली ऑन रिकॉर्ड। बोले क्या मतलब? जैसे मजिस्ट्रेट के पास क्या फाइल हुई है? कंप्लेंट। जैसे मजिस्ट्रेट के पास क्या आई है? इन्फो। काइक इन्फो कि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, ऐसी बात मजिस्ट्रेट को मालूम पड़ गई। तो क्या केवल बात मालूम पड़ जाने से मजिस्ट्रेट, या केवल कंप्लेंट आ जाने से मजिस्ट्रेट अपना एक्शन लेना चालू कर देगा क्या? सीधी सीधी सी बात है, मैंने जाकर कंप्लेंट फाइल की है तो क्या मजिस्ट्रेट उसे एक्सेप्ट करेगा ही? अगर मजिस्ट्रेट ने मेरी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, इट मींस उसने मेरी कंप्लेंट को लीगली ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। इट मींस उसने मेरी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया है। लेकिन अगर उसने मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट ही नहीं की, भगा दिया मेरे को, तो ऐसी सिचुएशन में उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, मेरी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड आई ही नहीं है, वो कहीं गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आई है। तो कॉग्निजेंस का मतलब समझे। कॉग्निजेंस मतलब होता है टू टेक लीगली ऑन रिकॉर्ड समथिंग। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रोसीडिंग्स है,
कोई कंप्लेंट है, व्हाटएवर इट इज। अब ये सेक्शन 190 जो है ये हमें बताता है कि कब मजिस्ट्रेट किसी भी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस करेगा, कब मजिस्ट्रेट उसके पास जो इंफॉर्मेशन आई है उसे ऑन रिकॉर्ड ले लेगा। यार पर्सनल इंफॉर्मेशन होना अलग चीज है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होना अलग चीज है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ मालूम है, दैट इज माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, बट मुझे ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ मालूम है, दैट इज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, या क्या बोला है, लीगल इंफॉर्मेशन, है ना। तो बोल दिया है कि इन 4 सिचुएशन में ही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस करेगा। कॉग्निजेबल अलग चीज होती है बेटा, कंफ्यूज मत होना। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के हम अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मतलब उस ऑफेंस को लीगली ऑन रिकॉर्ड लेना। कब लेगा तो बोले कंप्लेंट रिसीव हुई हो, या कब लेगा पुलिस रिपोर्ट आई थी तब, या कब लेगा पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी ने हमें क्या दी हो इंफॉर्मेशन, जिसको मैंने बताया था ना प्राइवेट कंप्लेंट भी कहा जाता है, या मजिस्ट्रेट के खुद के नॉलेज के बेसिस पर, खुद के नॉलेज के बेसिस पर। जैसे मजिस्ट्रेट जा रहा था कहीं, उसने देखा ए ने मर्डर किया है बी का, खुद देखा उसने कि ए ने मर्डर किया है बी का, तो वो ए के अगेंस्ट खुद की जानकारी के बेसिस पर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवा देगा, कॉग्निजेंस ले लेगा। इन 4 सिचुएशन के अंदर ही मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। कौन कौन से 4 केसेस हैं? पहला, कंप्लेंट आई हो, दूसरा, पुलिस रिपोर्ट आई हो, तीसरा, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी ने इंफॉर्मेशन दी हो, फोर्थ, खुद के जानकारी के बेसिस पर। अब शर्मा जी क्या हैं? मजिस्ट्रेट हैं यार, और कौन होंगे? उन्होंने देखा कि ए ने क्या किया है? मर्डर किया है। किसका मर्डर किया? बी का। ठीक, उन्होंने खुद के बेसिस पर, क्या बोलेंगे उसको, सियो मोटो, ऑन हिज ओन मोशन, खुद की जानकारी के बेसिस पर क्या कर दिया? कॉग्निजेंस स्टार्ट कर दिया, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी, है ना। ऐसी सिचुएशन में ए के पास ये ऑप्शन दिया जाएगा। तो ए के पास चॉइस है। क्या चॉइस है? वो बोल सकता है, क्या ये शर्मा जी ने पर्सनल खुन्नस में मेरे अगेंस्ट केस चलाया? मैंने तो कोई मर्डर वर्डर नहीं किया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर शर्मा जी जो है पक्षपात करेंगे। अरे यार आप खुद सोचो, अगर आप किसी के अगेंस्ट कोई एलिगेशंस लगा रहे हो, यहां किसने लगाया है? शर्मा जी ने। किसके अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट। क्या कि उसने बी का मर्डर किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब शर्मा जी तो मन बनाकर ही बैठे हैं कि ए ने ही मर्डर किया है, तो शर्मा जी तो ए को सजा देंगे ही ना, वो तो निपटा ही देंगे ना उसे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ए के पास राइट है, वो बोल सकता है कि मेरा केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास शिफ्ट किया जाए। ये शर्मा जी ने पर्सनल खुन्नस में मेरे अगेंस्ट केस चलाया है, मेरा केस कहीं और शिफ्ट करना मांगता। लॉजिकल चीज है, कर देंगे शिफ्ट। ये इस पैराग्राफ में लिखेला है। नेक्स्ट, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस का मतलब बताया मैंने आपको। कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है? लीगली ऑन रिकॉर्ड लेना, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी फैक्ट को, किसी रिपोर्ट को, किसी कंप्लेंट को ऑन रिकॉर्ड लीगली ले लेना। ठीक है। लिमिटेशन मतलब रिस्ट्रिक्शन, है ना। एक होता है बेटा लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड मतलब क्या होता है? बोले वो मैक्सिमम ड्यूरेशन, क्या लिखा रे, वो मैक्सिमम ड्यूरेशन जिसमें हमें कोर्ट में जाकर केस फाइल करना है, मतलब क्या करनी है? कंप्लेंट। अगर वो टाइम पीरियड जो था, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो था, जिसे एलपी लिमिटेशन पीरियड खत्म कहा जाता है, वो लिमिटेशन पीरियड अगर खत्म हो गया और उसके बाद हम कोर्ट में जाकर केस फाइल करते हैं, तो गुरु कोर्ट केस का कॉग्निजेंस करेगा ही नहीं, वो तो मना कर देगा। क्या बोलेगा? तेरे केस का टाइम पीरियड खत्म हो गया। एक सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर क्या देखते हैं? प्राइस देखते हो तुम। अबे सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना चाहिए ना, एक्सपायरी डेट देखना चाहिए ना। हर चीज की एक टाइम पीरियड होती है। अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आप उस चीज को कंज्यूम करोगे, तो गुरु वो हेल्थ के लिए ही नुकसानदायक है। तो इसी तरह से कोर्ट भी उन केसेस को नहीं सुनता है जिसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, जिसका केस का टाइम ही खत्म हो गया है। ऐसे केस कहलाते हैं टाइम बार्ड। क्या मतलब? जैसे शर्मा जी हैं, है ना, ये आपने
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा इसलिए बता देता हूं। शर्मा जी ने, है ना, वर्मा जी को कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए दिए 6 महीने के लिए। 6 महीने खत्म हो गए, वर्मा जी पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। शर्मा जी के पास राइट क्या है? केस फाइल करें। कहां जाकर? कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में केस फाइल करने का एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं। एंड लोन की रिकवरी के लिए, मैं कह रहा हूं, लोन की रिकवरी के लिए लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल। मतलब 3 साल में अगर आपने कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं किया तो आपका केस टाइम बार्ड हो चुका है। टाइम बार्ड, BAR, टाइम बार्ड मतलब जिसका टाइम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, एक्सपायर्ड केस हो गया है, वो स्टेल केस हो गया है, बासी केस हो गया है। और गुरु, जिस तरह से हम बासी खाना नहीं खाते हैं, कोर्ट भी बासी केसेस को नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। यहां पर यही बताया गया है, आपको अगर कोर्ट के पास जाकर, मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट फाइल करनी है तो कंप्लेंट फाइल करने का एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आकर अगर आपने कंप्लेंट फाइल की है, मजिस्ट्रेट सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा, उसका कॉग्निजेंस करेगा। अरे सिंपल लैंग्वेज में सुनेगा, लीगली कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन गुरु, जो टाइम पीरियड बताया था वो टाइम पीरियड अगर खत्म हो गया, उसके बाद अगर आप कोर्ट में गए हो तो कोर्ट आपके केस को लेने से ही मना कर देगा। भले ही आपका केस कितना ही सॉलिड क्यों ना हो, भले ही आपके पास कितने ही अच्छे एविडेंसेस क्यों ना हो, लेकिन टाइम खत्म, खेल खत्म। तो कोई भी चीज हो उसका एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है। उस टाइम के अंदर आपने वो काम किया है तो ही वो एक्सेप्टेबल है। तो यहां हमें अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट करना है, क्यों करना है? उसने कोई गलत काम किया है, हमारे साथ रॉन्गफुल एक्ट किया है, जिसे ऑफेंस कहा जाता है। तो अगर किसी पर्सन ने हमारे साथ रॉन्गफुल एक्ट किया है, मतलब उसने कोई ऑफेंस किया है, हम उसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो कितने टाइम के अंदर कंप्लेंट करें? दैट टाइम पीरियड इज नोन एज लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट होगी, मतलब कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आप कोर्ट में आए हो तो कोर्ट भैया कॉग्निजेंस लेने वाला नहीं है। एंड अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ही नहीं लिया तो आपका केस ही नहीं चलेगा। आपका केस नहीं चला तो आपको कोई रेमेडी मिलने वाली नहीं है। अब अलग अलग केसेस के अंदर, अलग अलग सिचुएशन के अंदर लिमिटेशन पीरियड भी अलग है। लिमिटेशन पीरियड कितना होगा ये डिपेंड करता है उस ऑफेंस का पनिशमेंट कितना है। लिमिटेशन पीरियड कितना होगा ये डिपेंड करता है उस ऑफेंस का पनिशमेंट कितना है। अगर ऑफेंस ऐसा था जिसमें केवल फाइन लगता और कुछ लगने वाला नहीं था गुरु, ऑफेंस ऐसा था जिसमें केवल फाइन लगता और कुछ लगने वाला नहीं था, जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हो और उसमें 5,000 रुपए का फाइन है, या आप 2 जने गाड़ी पे बिठाकर ले जा रहे हो, 3 जने बिठाकर गाड़ी पे ले जा रहे हो और उस पर 5,000 रुपए का फाइन है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो ऑफेंस ऐसा है उसमें केवल फाइन लगता, मतलब जेल नहीं भेजते, मतलब केवल फाइन लगता मतलब जेल नहीं भेजते। तो ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने। 6 महीने के अंदर केस फाइल कर देना है। तो अगर आपने सिग्नल तोड़ के गाड़ी चलाई है जिस पे मान लो आपके ऊपर 500 रुपए का फाइन लगता है, तो पुलिस ऑफिसर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करवाएगा कितने महीने में? 6 महीने के अंदर। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने जो ऑफेंस किया था उसके लिए पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट का है, जेल जाना पड़ेगा, बट 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड भी कितना है? 1 साल। जैसे ए है, ए ने चोरी की, उस चोरी के केस में उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है, मतलब 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं है। हाँ नहीं है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आपको 1 साल में करनी है। बोले ठीक है। फिर अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें इंप्रिजनमेंट तो होगा, कितने से ज्यादा? 1 साल से ज्यादा, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर लिमिटेशन पीरियड कितना है? 3 साल। अबे जैसे राज कुंद्रा जो है वो सकती है 3 साल की। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्योंकि इंप्रिजनमेंट 3 साल से ज्यादा नहीं है तो लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? 3 साल। जैसे किसी ने फ्रॉड किया है एंड फ्रॉड की उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? अरे यार 1 साल से ज्यादा की सजा है बट 3 साल से ज्यादा की नहीं है, तो फिर लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? 3 साल। तो लिमिटेशन पीरियड कितना होता है ये डिपेंड करता है पनिशमेंट पर।
अगर केवल फाइन लगेगा 6 महीने, इम्प्रिजनमेंट होगा बट 1 साल से ज्यादा नहीं तो लिमिटेशन पीरियड 1 साल, इम्प्रिजनमेंट होगा 1 साल से ज्यादा बट 3 साल से ज्यादा नहीं तो लिमिटेशन पीरियड है 3 साल। अब बंधु अभी तो हमने केवल ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि लिमिटेशन पीरियड होगा कितना। अब हम ये देखते हैं लिमिटेशन पीरियड चालू कब होगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होगा। क्योंकि यार आप बोल रहे हो 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड, आप बोल रहे हो 1 साल का लिमिटेशन पीरियड, तो वो 6 महीने 1 साल तो हम काउंट कर लेंगे। कब से? इसके लिए हमारे पास 3 तरह के प्रोविजन है। फर्स्ट ही बोलता है, बोले एलपी मतलब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? तो बोले डेट ऑफ ऑफेंस पर। क्या मतलब? अरे यार जिस डेट पर ऑफेंस हुआ था ना तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बोले क्या मतलब? जैसे शर्मा जी गड्डी लेकर जा रहे थे, है ना, रास्ते में सड़क पर मोड़ आया, नहीं उस मोड़ पर वर्मा जी थे और वर्मा जी को क्या कर दिया? उड़ा दिया। अब वर्मा जी के साथ क्या हुआ है? एक्सीडेंट, एंड शर्मा जी को उस एक्सीडेंट में 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो वर्मा जी केस फाइल करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, किसके अगेंस्ट? शर्मा जी के अगेंस्ट। अब वर्मा जी को अगर कंप्लेंट करना है तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर करना है। लिमिटेशन पीरियड कितना है? तो यार वो पनिशमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? 2 साल है। तो लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? 3 साल। भाई ये 3 साल चालू कब करूं? यार जब ऑफेंस हुआ था। यार एक्सीडेंट का ऑफेंस हुआ है, एंड सपोज करो कि एक्सीडेंट हुआ था 12 जुलाई 2025 को, तो यहां से आपके पास 3 साल है, मतलब 11 जुलाई 2028 या उसके पहले आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो। सीधी सीधी सी बात, पहला पॉइंट। चले अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे शर्मा जी के यहां क्या हुई? चोरी, चोरी नहीं, क्या हुई? चोरी। ठीक है। अब शर्मा जी गए थे मान लो 2 अगस्त को, 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक वो आउट ऑफ इंडिया के बाहर थे। मतलब क्या बोला तूने? आउट ऑफ इंडिया के बाहर थे, हमारा लड़का नहीं मतलब भाई यूएसए गया था घूमने फिरने के लिए और घर खाली पड़ा था, तो चोर आए और खाली करके चले गए। उनका घर अब खाली खाली सा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर शर्मा जी आए 20 अगस्त को रिटर्न हुए। तब उन्होंने घर का ताला खोलने की कोशिश की तो ताला था ही नहीं, खुलते कहां से? खुला पड़ा हुआ था। ऐसी सिचुएशन के अंदर 20 अगस्त को जब वो वापस आए तब उनके नॉलेज में आया, क्या नॉलेज में आया? कि चोरी हुई है। लेकिन क्या गुरु एक्चुअली 20 तारीख को चोरी हुई थी? नहीं, वो तो 2 से लेकर 20 के बीच में कभी भी हुई हो सकती है। फिक्स थोड़ी है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इवेंट के बीच में कभी भी वो काम हुआ हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब सेकंड वाला पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है? कि अगर डेट ऑफ ऑफेंस मालूम नहीं थी, डेट ऑफ ऑफेंस वाज नॉट नोन, किसको मालूम नहीं थी? बोले अग्रीव्ड पर्सन को। अग्रीव्ड पर्सन मतलब कौन? पीड़ित पक्षकार। पीड़ित पक्षकार मतलब कौन? जिसके साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ है। मतलब कौन यार? अरे अपने शर्मा जी या पुलिस ऑफिसर, दोनों में से जिसे भी पहले मालूम पड़ता है वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। क्या मतलब? जैसे ये तो आए 20 अगस्त को, ये मतलब आपके, ये मतलब शर्मा जी तो आए 20 अगस्त को। अब 20 अगस्त को आए तो इन्हें मालूम पड़ा चोरी हुई है। उसके पहले ही पड़ोसी होते ना जिनकी ताकाझाकी करने की आदत होती है, उन्होंने 5 अगस्त को ताकाझाकी करी तो मालूम पड़ा ताला खुला पड़ा था। 5 अगस्त को पुलिस वाले को बुला लिया। अब 5 अगस्त को पुलिस वाले को मालूम पड़ा है, 20 अगस्त को शर्मा जी को मालूम पड़ा है। दोनों में से पहले किसे मालूम पड़ा है? सही पकड़े हैं, शर्मा जी को? नहीं, पुलिस ऑफिसर को। तो 5 अगस्त से लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा, क्योंकि 2 से 5 के बीच में चोरी तो कभी भी हुई हो सकती है। तो सीधी सी बात है, पहला लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? जब ऑफेंस हुआ था उस डेट से। दूसरा, अगर डेट ऑफ ऑफेंस मालूम नहीं थी तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है उस डेट से जब ऑफेंस का नॉलेज हो, ऑफेंस की इंटीमेशन मिले। किसको? अग्रीड पर्सन को या पुलिस ऑफिसर को, दोनों में से जिसे भी पहले मालूम पड़े। तीसरी सिचुएशन भी है। जैसे कंपनी है, कंपनी के अकाउंट्स के अंदर 1 लाख रुपए का क्या हुआ है? मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है कितने का? 1 लाख रुपए का, है ना। मान लो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023,
23-24, है ना, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 23 को 31 मार्च 24 तक चलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करने के लिए ऑडिटर आया, है ना, एंड ऑडिटर ने कब, 15 जून को यह डिक्लेयर किया कि हां आपके अकाउंट्स में 1 लाख रुपए का मिस एप्रोप्रिएशन है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में हुआ है। तो पहला, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी 1 लाख की चोरी हो सकती है? हां, तो डेट ऑफ ऑफेंस तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी ऑफेंस हुआ हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब हुआ क्या, मालूम कब पड़ा? 15 जून को। किसको? कंपनी को। कंपनी अग्रीड है ना, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से गया ना, एंड फिर कंपनी ने पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर दी। तो चलो, कंपनी और पुलिस ऑफिसर दोनों में से जिसे मालूम पड़े, पहले मालूम पड़े, वहां से होना चाहिए। अब लेकिन क्या ये महान काम किया किसने है, ये मिस एप्रोप्रिएशन किया किसने है? ओ भाई, ऑफेंडर कौन है, जिसने ये गुल खिलाया वो है कौन? उसकी आइडेंटिटी ही नहीं मालूम। हमें 15 जून को ये तो मालूम पड़ गया कि 1 लाख रुपए की चपत लगी है, वो चपत लगाई किसने है ये मालूम नहीं है। मतलब ऑफेंडर की आइडेंटिटी मालूम ही नहीं है ऑफेंडर की। तो क्या क्यों हंसा रहा है तुम्हें? तो ऐसी सिचुएशन में ऑफेंडर की आइडेंटिटी ही मालूम नहीं है, ये महान काम किसने किया ये हमें मालूम ही नहीं है। अब मालूम नहीं है तो कंप्लेंट किसके अगेंस्ट करेगा? देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ और फिर फाइनली 28 अगस्त 2024 को मालूम पड़ा कि ये महान काम किसके द्वारा किया गया है? बी के द्वारा किया गया है। तो ही तो बी के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे ना, उसके पहले क्या हवा में केस करोगे? लेकिन गुरु तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें समझाया था कंप्लेंट नोन पर्सन या अननोन पर्सन के अगेंस्ट भी की जा सकती है। आप चाहो तो कर दो अननोन पर्सन के अगेंस्ट, या वेट कर लो थोड़ा सा यार, मालूम पड़ गया है गुल किसने खिलाया है, तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। मतलब 28 अगस्त 2024 से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। वहां से अपने को देखना है, मालूम पड़ा ये काम किसने किया, उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो 28 अगस्त 2024 से 3 साल का लिमिटेशन पीरियड मिलेगा कंप्लेंट फाइल करने के लिए। इस चीज आई समझ में, है ना? तो जैसे चोरी हुई, किसने की? अरे चोर ने। अबे चोर कौन है लेकिन मालूम नहीं है। नहीं मालूम है तो जब ऑफेंडर की आइडेंटिटी ही नोन नहीं है, किसको नोन नहीं है? एग्रीड पर्सन को भी नहीं है, पुलिस ऑफिसर को भी नहीं है, तो दोनों में से जिसे पहले मालूम पड़े वहां से लिमिटेशन पीरियड चालू होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन। इन डेज को लिमिटेशन पीरियड के कैलकुलेशन से हटा दिया जाएगा, इन डेज को लिमिटेशन पीरियड के कैलकुलेशन से छोड़ दिया जाएगा। ये डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे लिमिटेशन पीरियड के कैलकुलेशन में। क्यों? लॉजिक बताता हूं ना, देखते हैं। पहला, जिस पर्सन के अगेंस्ट हमें प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना था, उसी पर्सन के अगेंस्ट उन्हीं ग्राउंड पर ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन चल रहा है। तो जब तक वो प्रोसिक्यूशन चल रहा है हमारा वाला चालू नहीं होगा। जैसे ए की शॉप से हमने मिठाई खरीदी थी, मान लो ए से लेकर जेड तक 26 लोगों ने शर्मा जी की दुकान से मिठाई खरीदी थी। बोले ठीक है, सबको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो गई। बोले ठीक है, अब ए ने उठाकर केस फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट? शर्मा जी के अगेंस्ट फूड पॉइजनिंग का, कि मिलावटी सामान बेचा। बोले ठीक है, अब बी से लेकर जेड तक भी तो शर्मा जी के ही अगेंस्ट सिमिलर ग्राउंड पर कंप्लेंट करना चाहते हैं। बोले ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी बी से लेकर जेड तक वाले व्यक्तियों को हम राइट नहीं देंगे। हम क्या बोलेंगे? यार सेम फैक्ट्स, सेम पर्सन के अगेंस्ट केस चल रहा है ना, तो अगर ये प्रूव हो गया तो तुम्हारा केस तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा, तो तुम्हारा अभी लिमिटेशन पीरियड चालू नहीं होगा। तो अगर कोई दूसरा प्रोसिक्यूशन चलाया गया है, सेम फैक्ट्स पर चल रहा है, गुड फेथ में चल रहा है, तो ठीक है, अभी हमारे वाले केस के लिए एक्स्ट्रा लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा। देन अगर कोर्ट ने स्टे लगाया है, कोर्ट ने इंजंक्शन लगाया है, स्टे समझते हो रोक लगा देना, इंजंक्शन समझते हो रिस्ट्रिक्ट कर देना। क्या रिस्ट्रिक्ट कर देना? भैया जब तक हमारा अगला ऑर्डर नहीं आता ना, आप ये काम नहीं कर सकते। मान लो मैं शर्मा जी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता हूं, कोई ऑफेंस किया है शर्मा जी ने जिसके लिए मैं शर्मा जी के अगेंस्ट केस करना चाहता हूं, लेकिन कोर्ट ने शर्मा जी के अगेंस्ट केस फाइल करने पर अभी स्टे लगा रखा है,
रोक लगा रखा है, इंजंक्शन इशू कर रखा है, बोल रखा है कोई भी अभी शर्मा जी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। तो अगर कोर्ट का स्टे का ड्यूरेशन 6 महीने चला तो क्या 6 महीने तक मैं केस कर पाऊंगा? नहीं। और इस बीच मेरा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो मैं निपट जाऊंगा यार। तो ऐसी सिचुएशन में ये जब तक कोर्ट का ऑर्डर या इंजंक्शन चल रहा है उतने ड्यूरेशन का भैया एक्सटेंशन मिलेगा, उतना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। काहे के लिए? केस फाइल करने के लिए यार। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें क्या बोला है? ए को 1 लाख रुपए लेना थे बी से, या ये मान लो ए और बी का क्या हो गया? एक्सीडेंट। ठीक है, ए की गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है, उसने बी को नोटिस इशू किया, मेरी गाड़ी को जितना नुकसान पहुंचा है उसका कंपनसेशन पे कर दे 15 दिन के अंदर। नहीं पे किया 15 दिन के अंदर तो तेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा। तो केस कब करोगे? 15 दिन बाद करोगे ना। हाँ, तो लिमिटेशन पीरियड तब से चालू हो गया यार। सीधी सीधी सी बात है। फिर डी, क्लॉज डी, ये क्या कहता है? अगर कोई केस फाइल करने के लिए किसी अथॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत थी, बिना उस अथॉरिटी के अप्रूवल के हम केस फाइल नहीं कर सकते थे, तो उस अथॉरिटी की अप्रूवल लेने में जितना टाइम लगा है उतना एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल था, हमने पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था क्या, कि भाई आर्मी वाले के अगेंस्ट केस फाइल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है। क्या तुम्हें याद है? मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में हमने पढ़ा था आर्मी वाले के अगेंस्ट केस फाइल करना, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। अब हमें आर्मी वाले के अगेंस्ट केस फाइल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई किया। आपको क्या लग रहा है मोदी जी वेले बैठे हैं, एक ही दिन में अप्रूवल दे देंगे? मालूम पड़ा 2 साल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल देने के लिए लगा दिए, तब तक मेरा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। तो क्या पागल समझ रखा है क्या यार? नहीं समझा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल करना है, स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। तो यार जब तक स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं मिलती मैं पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट केस कर पाऊंगा क्या? जैसे हमने अनलॉफुल असेंबली वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा था, नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी परमिशन देने में जितना टाइम लगाया है उतने टाइम का भैया एक्सटेंशन मिलेगा भैया। ये डी वाले क्लॉज में लिखा है। फिर पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफेंडर इज अब्सेंट फ्रॉम इंडिया। क्या मतलब? अरे यार मैंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में बताया था, क्या तुम्हें याद है? हमने पढ़ा था ऑफेंडर ऑफेंस करके आउट ऑफ इंडिया के बाहर भाग जाता है ताकि हम जाकर उसे वहां पकड़ ना पाए। जैसे दाऊद इब्राहिम 92 में मुंबई ब्लास्ट का मेन एक्यूज भागकर कहां चला गया? पाकिस्तान के अंदर है। हो गए 30 साल हो गए पाकिस्तान के अंदर। हाँ हो गए। ऐसी सिचुएशन के अंदर मालूम पड़ा 30 साल बाद इंडिया में आ गया एंड अब उसे पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा तो वो क्या बोल रहा है? अबे लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, मेरे को कहां से पकड़ लिया तूने? तो उसे 2 लप्पड़ मारकर ये बोलेंगे ना कि जब ऑफेंडर अगर इंडिया के बाहर होता है ना तो लिमिटेशन पीरियड चालू नहीं होता है, या जब तक वो इंडिया के बाहर है उतना लिमिटेशन पीरियड मिल जाता है। विजय माल्या, नीरव मोदी बैठे हैं 2-2, 3-3 साल से बाहर, अब उनको पकड़कर इंडिया में लेकर आए और उनके अगेंस्ट केस चला रहे तो वो क्या बोल रहा है? अबे लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। अरे यार ऐसे कैसे बात कर दी इसने? हमने समझाया था ना कि जितने ड्यूरेशन ऑफेंडर आउट ऑफ इंडिया के बाहर है तो ऐसी सिचुएशन में उतना लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाता है। चलो लास्ट वाला पॉइंट 470 का क्लॉज एफ। ये क्या कह रहा है? मान लो ए ने ऑफेंस किया और वो भाई इंडिया में ही छुपा हुआ है। मान लो कोई नक्सली है, कोई ऑफेंडर है, अब गब्बर सिंह है अपना, जैसे गब्बर सिंह है, डाकू है, चंबल का डकैत है, लूटपाट करता रहता है, इंडिया में ही छुपा हुआ है, इंडिया में ही कहीं छुपा हुआ है। अब मान लो 2010 के अंदर उसने कोई ऑफेंस किया था जिसके लिए अब उसे 2025 के अंदर पकड़ा गया, 2025 में उसे पकड़ा गया। कितने साल बाद? 15 साल बाद। और वो बोल रहा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। तो क्या पागल समझा है क्या? तो लास्ट वाला पॉइंट यही कहता है अगर ऑफेंडर इंडिया में है बट ही इज एब्सकॉन्डिंग, भाग रिया है, या कंसीलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा रिया है, जिसके के कारण वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो बोले ठीक है यार उतना टाइम एक्स्ट्रा देंगे, क्या रोना उसके अंदर। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन जो थे भैया ये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर इफ लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स ऑन अ डे when court is dash 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 cognizance can be taken on the day the court dash dash dash। नहीं समझे?
अब मालूम पड़ा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है 10 जुलाई 2025 को। मैं 10 जुलाई 2025 तक केस कर सकता हूं, यस, इंक्लूडिंग 10 जुलाई 2025, यस। बट 10 जुलाई 2025 को संडे है। संडे है मतलब पब्लिक हॉलिडे है, जिसके कारण कोर्ट क्लोज्ड है। मतलब मैं इस दिन नहीं कर पाऊंगा। तो क्या 9 तारीख को करूं या 11 को? हाँ, सही पकड़े हैं, 11 तारीख तक मैं कर सकता हूं। क्या मतलब? लास्ट डे जिस दिन लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा था, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने का आखिरी दिन जो था, अगर उस दिन कोर्ट क्या था, क्लोज्ड था, किसी भी कारण से, पब्लिक हॉलिडे है, किसी भी कारण से अगर कोर्ट क्लोज्ड है उस दिन, तो भाई अगले दिन जब कोर्ट रीओपन होगा तब तक के लिए आपको क्या मिल जाएगा? एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, है ना? तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स करो। यहां क्या आएगा? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्लोज्ड। एंड यहां क्या आएगा? रीओपन्स। ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है? जो ऑफेंस चले ही जा रहा है, रुका नहीं है। एक तो ये कि आज एक बंदे ने कोई ऑफेंस किया, आज किया, बस आज के बाद नहीं किया, तो उसका ऑफेंस एक दिन का था। दूसरा, एक बंदा ऑफेंस किए ही जा रहा है, जैसे शर्मा जी हैं, उन्होंने 10 मार्च 2015 को मिसेस शर्मा को एक लप्पड़ मारा। Nobody gives you the right to slap a girl. इतनी हिम्मत शर्मा जी की, मार दिया। डोमेस्टिक वायलेंस है, हाँ। उसके बाद कभी भी शर्मा जी ने उन मिसेस शर्मा के ऊपर हाथ नहीं उठाया। क्यों? बचे नहीं हाथ उठाने लायक। मिसेस शर्मा ने तगड़ा बदला लिया, ऐसा निपटाया कि शर्मा जी उसके बाद हाथ उठाने लायक नहीं बचे मिसेस शर्मा पर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर शर्मा जी ने जो ऑफेंस किया, अरे मिसेस शर्मा ने भी किया, वो देखते हैं अपन। शर्मा जी ने जो ऑफेंस किया वो कब हुआ था? 10 मार्च को। बट उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इट मींस ऑफेंस केवल सिंगल डे था, कंटिन्यू नहीं है आज तक। लेकिन मिसेस शर्मा ने शर्मा जी के बदले ऐसा धोया उनको, बदले में 10 मार्च से आज तक, आज मान लो अगर 20 मार्च 25 है, आज तक रोज मिसेस शर्मा पिटाई लगाए आ रही हैं शर्मा जी की। तो भाई जो ऑफेंस चालू हुआ था 10 मार्च को, वो 20 मार्च 25 तक कंटिन्यू है, आज तक कंटिन्यू है। ये होता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस। मतलब जो रुका नहीं है, चले ही जा रहा है। जब ऑफेंस चले ही जा रहा है तो फिर लिमिटेशन पीरियड भी चले ही जा रहा है। मतलब अगर इस डेट के बाद मिसेस शर्मा ने कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया शर्मा जी के साथ, तो यहां से लिमिटेशन पीरियड चालू होगा। बट अगर इसके बाद भी टाइम पीरियड चालू है तो लिमिटेशन पीरियड भी चालू रहेगा। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होता है जो कंटिन्यू है। कब तक कंटिन्यू है? लंबे समय तक कंटिन्यू है। वो लंबा समय 2 दिन भी, 5 दिन भी, 50 दिन भी, 50 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज आई समझ में? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो टाइम पीरियड अगर चल रहा है तो चलता जाएगा। ये 472 था। लास्ट, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बोले क्या? बोले यार वो 3 साल में करना था केस और 3 साल खत्म हो गया यार। अब मैं नहीं कर पाया यार किसी भी कारण से। मेरे पास कोर्ट में केस फाइल नहीं करने का बहुत अच्छा बहाना है। मतलब डिले के सफिशिएंट कॉजेस हैं जिनकी के कारण मैं कोर्ट के अंदर नहीं कर पाया टाइमली केस। तो क्या टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद कोर्ट मुझे एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है क्या? मुझे और टाइम दे सकता है क्या? कोर्ट बोल सकता है क्या, जा तेरी गलती माफ करी, लिया केस, मैं सुन लेता हूं। ये हेडिंग में दिया हुआ है कि क्या लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद अगर हम कोर्ट के अंदर जाते हैं और देरी क्यों हुई है, प्रिस्क्राइब टाइम में हमने केस क्यों नहीं किया, इसके सफिशिएंट कॉजेस शो कर देते हैं, अच्छे अच्छे बहाने कोर्ट को बता देते हैं, और कोर्ट अगर हमारे बहानों से सेटिस्फाइड है तो क्या कोर्ट हमें एक्स्ट्रा टाइम दे देगा? चले, तो कोर्ट हमें एक्स्ट्रा टाइम दे देगा 2 केसेस में। पहला, अगर डिले के सफिशिएंट कॉजेस एक्सप्लेन कर दिए जाएं, समझा दिए जाएं, डिले इज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, समझा दिया जाए हां ये बहाने थे, कोर्ट हमारे बहानों से सेटिस्फाइड हो जाए, या कोर्ट को लगे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के हित में, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम क्या करते हैं, ले लेते हैं केस, हालांकि इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, बट नहीं लिया
तो इनजस्टिस हो जाएगा, ले सकता है कोर्ट। ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है। तो अगर आप कोर्ट को प्रूव कर दो, क्या प्रूव कर दो, यार वो देरी जो हुई ना, वो देरी के सफिशिएंट कॉजेस थे, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, तो ठीक है, आपने इतना अच्छा गाना गा के कोर्ट को समझाया और कोर्ट को समझ में आ गया, तो ठीक है, एक्सटेंशन दे देगा। या कोर्ट को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऐसा करना जरूरी था। तो मित्रों, आज का सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। यहां तक आप रिवाइज करो, जो डाउट हो मेरे से पूछो। मैं एक बार वापस मेरा नंबर शेयर कर देता हूं आपके साथ, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। कल हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर और बचा है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर चालू करेंगे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड एंजॉय योर लाइफ विद स्टडी।